नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और इनसे आपकी जेब पर पड़ने वाले असर के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का ये सफर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा है कि सरकार को जीएसटी की वजह से राजस्व का नुकसान हो रहा है। विवेक देवराय ने जीएसटी की 4 अलग अलग दरों के बजाय एकमात्र दर की वकालत की और ये भी कहा कि जो दर तय हो वह रेवेन्यू न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी दर से अगर सरकार को राजस्व में कमाई ना हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। विवेक देवराय ने उद्योग समूह कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में ये बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान जीएसटी की दरें काफी सुगम हुई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से अलग हुई वित्तीय सेवा इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में 6.66% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी कि जेएफएसएल का शेयर सोमवार को बाजारों में सूचीबद्ध हुआ था। दूसरी ओर जेएफएसएल को बीएसई में भी सूचकांक से हटाने का काम 29 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी बोनस शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी लेने जा रही है। पीएफसी ने अपने प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करीब 660 करोड़ रुपए तक का उपयोग कर बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव किया है। सालाना आम बैठक के एजेंडे के अनुसार प्रस्ताव पर 12 सितंबर को होने वाली एजीएम की बैठक में विचार किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि गैर बासमती सैला चावल के निर्यात पर बंदिश लगाने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने 20 जुलाई को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने ये कदम आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने और इनकी खुदरा भाव को काबू में रखने के इरादे से उठाया था। पिछले साल सितंबर में टूटे चावल की निर्यात भी रोक दिया गया था। साथ ही सरकार की रूस से गेहूं आयात करने की भी फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार ने पिछले साल मई में ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़कर 8.5% रह सकती है। इकरा रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। जनवरी मार्च की तिमाही में आर्थिक विकास दर 6.1% रही थी। रेटिंग्स एजेंसी ने कहा है कि अनुकूल बेस इफेक्ट और सेवा क्षेत्र में सुधार की वजह से ग्रोथ तेज रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल जून तिमाही में ग्रोथ रेट 8.1% रहने का अनुमान लगाया है। इकरा का यह अनुमान केंद्रीय बैंक के अनुमान से ज्यादा है। इकरा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को 6% पर बरकरार रखा है। प्याज उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। बफर स्टॉक के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर प्याज की खरीद शुरू हो चुकी है। सहकारी समितियां एनसीसीएफ और नेफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की खरीद कर रही हैं। प्याज एक्सपोर्ट पर 40% शुल्क लगाने का विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में किसान सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सालाना दी जाने वाली 6000 रुपए की आर्थिक सहायता में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सालाना 6000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि सरकार इस घोषणा को कर सकती है। इसके अलावा सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत एनसीपी पेश किया है। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। भारत एनसीपी का 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। बता दें कि भारत में हर साल करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं की वजह से करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। कार्यक्रम के तहत कार बनाने वाली कंपनियां स्वेच्छा से ऑटोमोटिव उद्योग नामक 197 के अनुसार परीक्षण किए गए वाहनों की पेशकश कर सकते हैं। देश में रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर बनी हाउसिंग मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नए सिरे से शुरू कराना हो तो इसके लिए डेवलपर्स, बैंक और अथॉरिटी को बड़ा हेयरकट लेना होगा। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं उनमें 44% अकेले दिल्ली एनसीआर में है। कमेटी की सिफारिशों का शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि इससे रुके पड़े प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में मदद मिलेगी, जो घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत होगी।
दिल्ली रेरा से राजधानी में सक्रिय रियल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डरों को परियोजना के लिए आवंटी शिकायत प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश के तहत आवंटियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रकोष्ठ का एक टेलीफोन नंबर होना चाहिए। बिल्डरों और डेवलपर्स को अपनी परियोजनाओं की रेरा पंजीकरण संख्या, पता, नाम और इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी का फोन नंबर के साथ ब्यौरा भी हर एक परियोजना के निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा। दिल्ली रेरा ने 30 सितंबर तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस में प्रमोटर ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे पहले कंपनी में प्रमोटर ग्रुप हिस्सेदारी 67.65% हुआ करती थी। प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर अब 69.87% हो गई है। कंपनी ने प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ने की जानकारी शेयर बाजार को दी है। समूह की कंपनी कैंपस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अदानी एंटरप्राइजेस में 7 अगस्त और 18 अगस्त को खुले बाजार से 2 चरणों में कुल 2.22% हिस्सेदारी खरीदी है। प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। और घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को लगभग स्थिर बंद हुए। अमेरिका में नीतिगत दर बढ़ने की आशंका, विदेशी कोषों की निकासी और निवेशकों की मुनाफा वसूली जारी रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 3.94 पॉइंट की बढ़त के साथ 65,220 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.85 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 19,396.45 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे कल होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले आपकी जेब पर असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।